किताबें ऐसी होती है जो अपना छाप हम पे छोड़ जाती है। धर्मवीर भारती की एक बुक है गुनाहों का देवता, जो कि 1959 में पब्लिश हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पुरानी बुक क्यों पढ़ने जा रहा हूँ। तो आज तक पे मैंने इसका रिव्यू देखा, उस पर लिखा था कि आज भी लड़के लड़कियां ऐसा इश्क से दो चार होते। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेज़ों के समय का इलाहाबाद था। इस कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं और इन्हीं चारों के बीच ये कहानियाँ घूमते रहती है। बहुत सारे लोगों ने इसे देश का सबसे दर्द भरी प्रेम गाथा कहा था। अब मुझे भी नहीं पता कि ये कहानी है कैसी, क्या है इस कहानी में। बस लाइब्रेरी में घूम रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई इस बुक में, गुनाहों का देवता। पहले तो इसके टाइटल ने मेरा ध्यान खींचा, बट फिर जब मैंने इसके बारे में गूगल किया तो मुझे ये आज तक का रिव्यू मिला। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसका ऑडियो बुक बनाऊं। लेखक इस किताब को लिखते हुए कहते हैं कि मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ बस। अब मुझे नहीं पता इस कहानी में क्या है क्या नहीं, बट मैं चाहता हूँ ये कहानी को पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को सुनाना भी चाहता हूँ। तो अगर आप लोग सुनने को आए हैं तो पूरा सुनिएगा, और अगर लास्ट तक सुनते हैं तो मेरे लिए एक कमेंट छोड़ कर जाइएगा, और हो सके तो एक लाइक का बटन है वो दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो वो भी कर लीजिएगा। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुनाहों के देवता का पार्ट 1। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बांधे नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयाजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और उसर और परती का भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निवर्सित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर कवार, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टिशियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होती है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरूबग, लगता है कि हवा एक नटखट दो सीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते हो तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाए तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इटलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ासतौर पे फो फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग और मुकाबला करने वाले हल्की सुनहली बाल, सूर्य की अंगुलियों, सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भोराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है, और क्षितिज पर
सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसा ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जागने वाला देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। थई स्विफ्टिपी के रंग का परमीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मखान जीन के पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी के पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर खुलती हुई एक रुख भूरी लट। चलते चलते उसके एक रंग बिरंगे गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास के एक बेंच पर जा बैठा। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाले सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छायों का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग से उस फूल पर गहरे बैंजिन डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। शरीफ लोगों ही तो छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में हो। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा। कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, फब्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा बेचते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव है। ये कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया है, एमए में पढ़ता है।
आओ मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचार में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरभत प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराए और इशारों में बोला, हे यार सगल की चीज़ छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होते हैं। मसलन कवार कार्तिक या फागुन चैत, उनका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो प्रायडवादी है या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी है। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। यह है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरी कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। आप तो राष्ट्र कविताएं लिखते हैं या प्रेम की, जब जैसा अवसर हो। ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वारफ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर कहा, मगर फिर भी एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो तुम तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसा कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसा नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बहुत शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला,
अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में, वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्ही को तो देख रही, चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चले, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की और रूठी हुई निगाहों से देखते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी और फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। ओहो, यह देखो। और उसने भीतर से कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वही पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएँ है वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अड़हर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथों में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट, इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी है, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम यह है। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठा और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविताएं ही किताबें उठा लाई, समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे, मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुख तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएगे? बगला आया तो सुधा ने महाराजी से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बैठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़ा कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थिति से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भेजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर के दिलवाया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफ़े के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में 100 प्रथम आया
तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया था और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा था। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सब कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण की सुधा जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपने बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर को अपनी होती गई थी। इसे चंदर खुद नहीं जानता था। तब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपने कॉपी फाड़ डालती थी। जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बैठाकर नहीं मानते थे। वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वाले ने उसके शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन को चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अलहड़ पुरवैया और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया, उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ़ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतना ठीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषिनी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिनों तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदन ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंट रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती है। और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूले उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है
बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर है, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सब उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर को नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधिन था। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या काम करने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पागकर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर के बजे खाना खाता, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता, रात को सोते वक्त दूध पीता या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर से उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर खूब दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर के जिद करके कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन देखकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब भी कुछ सुधा चाय बनाती थी तो प्याले में मुंह तक दूध भर कर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था और चाय के साथ फल और मेवा को खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मुनहार, इन सबसे चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाली। इसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी। बेतकल्फी सी दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखते रहा, किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। अब सभी और से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो? तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसा ही चाय पीना चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ दूं या रिसर्च। न ऐसा चाय मुझे पसंद, न ऐसी दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गैसू काम जी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गैसू। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गैसू। धत, शर्म नहीं आता किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हो? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वो तो सब ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छिल छिल कर संतरा रखने लगी।
इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर कर दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे के फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट लिया, वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घुटते हुए कहा। सुधा कूद गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करना चाहिए। बैठिए ना। अरे तुम तो कॉलेज की तैयारी नहीं करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारे गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसको यहाँ दावतें होते रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं है। हाँ, गैसू के यहाँ दावतें खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झपेक कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारी भी ब्याह तब कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पंडुलिपियाँ है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे? ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरा दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गया। फिर सुधा ने पुकारा, वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर सुधा ने पुकारे, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती हो सब? चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वह कुछ ऐसे वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग है। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसे बुलडॉग की भंगियाँ बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। तो दोस्तों, पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम भी यही टोन में बोलेंगे, तो पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। हमको अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा लगे या ना लगे। चलिए, अगला पार्ट में मिलते हैं गुनाहों के देवता के साथ। ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।